जिसका विषय है बीइंग एंड कॉन्शसनेस। प्रोफेसर मिश्री। प्रस्थानत्रय तक भारतीय दर्शन में तत्व मीमांसी दृष्टिकोण अपनाया गया। मतलब सबको एक माना गया और एक से ही सबका अभ्युदय माना गया। उसके बाद के जो दर्शन आए वे या तो यथार्थवादी हुए या आदर्शवादी हुए। सत्ता को उन्होंने विभाजित कर दिया, जो प्रस्थानत्रय का उद्देश्य नहीं था। प्रस्थानत्रय सबको एक रूप में देखना चाहती थी। यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रति अभिसंविशन्ति तद् ब्रह्म तद् विजिज्ञासुः। यथोन्नानि सृजते गृह्यते च यथा पृथिव्याम् औषधयः सम्भवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरः सम्भवति है विश्व। एक है, सत्ता एक है, वही अनेक रूप लेती है। ये हमारे प्रस्थानत्रय में था। लेकिन दर्शन का दुर्भाग्य था कि जब हम आगे बढ़े पोस्ट प्रस्थानत्रय पीरियड में ज्ञान मीमांसा को महत्व दिया जाने लगा और सत्ता को दो भागों में बांट दिया। भूल तब होती है जब हम ज्ञेय या ज्ञाता को ही एकमात्र सत्ता मान लेते हैं। यह भूल भारतीय दर्शन में भी हुई। न्याय मीमांसा, प्रभाकर मीमांसा, चार्वाक, ये सब ने यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया। जब आप किसी भी ज्ञेय पदार्थ को पूर्ण सत्ता मान लेते हो तो आप कट्टर यथार्थवादी बन जाते हो, जैसा कि चार्वाक न्याय मीमांसा और प्रभाकर की मीमांसा में है। वहां हमारे और ज्ञेय पदार्थ के बीच में कोई माध्यम नहीं है। तो क्या होता है कि सत्ता का अवमूल्यन हो गया। हम क्या नाम है, ज्ञेय पदार्थ को सर्वोच्च सत्ता मान करके ज्ञाता की उपेक्षा कर देते हैं। फिर माइलरियलिज्म आता है, जब कि हमारे और वस्तु के बीच में सेंस डेटा को मान लिया जाता है। इंद्रिय प्रदत्त पदार्थ कुछ है, ये क्या है, इनको भी कोई विश्लेषित नहीं कर पाया। और बर्टन रसल सेड दैट दे आर लाइक थिन वेपर्स, वन साइड दे आर सब्जेक्टिव, ऑन द अदर साइड दे आर ऑब्जेक्टिव। बर्टन रसल ने Western philosophy ended in a way with Bertrand Russell, so far as the realism is concerned. तो रियलिज्म फेल हो गई सत्य क्या है उसको बताने में। और इधर जब आइडियलिज्म में हम जाते हैं तो बिशप बर्कले से शुरू करके और हेगेल तक इनकी जीवन यात्रा में भी तमाम आत्म क्या नाम विरोधी तत्व पाए गए हैं। इसलिए ये भी यहाँ भी ज्ञान मीमांसा फेल हो गई। तो सवाल यह उठता है कि चित्त फिर और सत्य में संबंध क्या है। हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में सत्य, चित्त और आनंद ये सर्वोच्च सत्ता का नाम दिया गया है। जहां तक मैं समझता हूं, सत्य, चित्त और आनंद ये जो है, इसमें सत्तात्मक दृष्टि से दो ही हैं, सत्य और चित्त। सत्य माने प्योर एग्जिस्टेंस और चित्त मतलब कॉन्शियसनेस। इनका जो संबंध है वो अवियोज्य संबंध है और इन्हीं से आनंद, इनके संयोग से, इनके योग से आनंद का प्रादुर्भाव होता है। तो सत्य, चित्त और आनंद ये गुण नहीं है, ये गुण नहीं है, बल्कि सत्ता को समझने के तीन नाम हैं। तीनों एक ही।
अब इन तीनों में भी वैसे तमाम मतभेद हैं। आरपी सिंह हैं जो जयपुर यूनिवर्सिटी की उनकी किताब हमने पढ़ा होगा, उन्होंने कहा कि ये ब्रह्म जो है ये वैल्यू है, ये आनंद है, और सब जगह इसको कॉन्शसनेस ज्ञान मानते हैं जो शंकर अद्वैत वेदांत में। और बेयर एग्जिस्टेंस सत्य भी उसी का रूप है, उसी का एक रूप है जिसके दो अन्य रूप है, चित्त और आनंद। अब योग्य संबंध है। ये सत्य चित्त आनंद जो है ये रियलिटी के विभिन्न अंग नहीं है, ये विभिन्न शब्द हैं, विभिन्न दृष्टिकोण है उसको समझने के लिए। वो ऐसा नहीं है कि वो सत्य ही है या चित्त ही है या आनंद ही है या ये तीनों है। असल में जहां तक मैं समझता हूं ये तीनों नहीं है। इन तीनों के ऊपर वह जो ऊर्जा या स्रोत है उसी से तीनों प्रस्फुटित होते हैं। सत्य बेयर और प्योर एग्जिस्टेंस। लेकिन मेरा विचार है, मेरी समझ से प्योर एग्जिस्टेंस इज जस्ट माइथोलॉजी मिथ। देयर इज नो सच थिंग एज प्योर एग्जिस्टेंस। प्योर एग्जिस्टेंस जैसा कांट ने भी कहा था इन इटसेल्फ, ह्यूम ने कहा कि ऑब्जेक्ट दैट इज नॉट नोन, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो सत्य भी जो है कॉन्शसनेस के अंदर है। अनलेस कॉन्शसनेस has an access to the Sat. What Sat is in itself is unknowable. Nobody knows. Nobody can say anything about Sat. और चित्त को कहने की जरूरत नहीं है चित्त के बारे में, क्योंकि जब हम कुछ भी कहने की कोशिश करते हैं तो वहां चित्त पहले से ही बैठा है। Consciousness is presupposed by any effort of knowing और डूइंग और फीलिंग, चाहे जो भी मोड आप अपनाइए उसमें कॉन्शसनेस आता है। तो जब सत्य को भी समझने की आप कोशिश करेंगे तो वहां चित्त ही पहले आएगा। अब हमारे साइंस में, साइंस ऑफ साइकोलॉजी हैज डन लॉट ऑफ ट्रेमेंडस वर्क। ह्यूमन ऑब्जेक्टिविटी का साइंस ने स्टडी किया है, बाद में उन्होंने फील किया कि सब्जेक्टिविटी की भी स्टडी होनी चाहिए। तो साइंस ऑफ साइकोलॉजी मेड द स्टडी कि वहां पर जो कॉन्शियसनेस इज इनहेरेंट, इम्प्लिसिट इन एवरी ह्यूमन ऑर्गन, इन एवरी ह्यूमन एक्टिविटी, विदाउट कॉन्शियसनेस नथिंग कैन मूव। अब जो नर्वस सिस्टम है हमारा CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, वो ब्रेन के दोनों हेमिस्फेयर, दे आर ऑल illuminated by consciousness, then only they work, not otherwise. और कोई भी किसी भी सेंटर से अगर कॉन्शसनेस गायब हो गई तो आदमी बेहोश हो जाता है, आदमी गिर पड़ता है। आपको मालूम होगा अफेसिया, एमनीशिया, अल्जाइमर, ये तमाम बीमारियां तब आती हैं जब कॉन्शसनेस की लाइट ब्रेन सेंटर से गायब हो जाती है। अनेक कारण, उम्र के अनुसार तो सेल मरते रहते हैं, जीते रहते हैं, नए नए बनते रहते हैं। जब नए नए बनना उनकी संख्या कम हो जाती है और मरने वाले सेलों की संख्या ज्यादा हो जाती है तो जल्दी जल्दी वृद्धापन आने लगता है। और एक समय ऐसा आता है कि माइंड बिल्कुल शून्य हो जाता है, आप उसी को अल्जाइमर कहते हैं। वहां पर कॉन्शियसनेस की लाइट बिल्कुल गायब हो जाती है, ऐसा नहीं कि आती जाती है। और सब बीमारियों में जैसे एपिलेप्सी है, फिट्स हैं या और भी किसी ढंग की बेहोशी है, वहां पर कॉन्शियसनेस की लाइट आएगी, जाएगी और फिर तुरंत लौट आती है, आदमी जागरूक हो जाता है।
तो उस स्थान से गायब हो जाती है। जब हम सोते हैं या when we are sleeping or in swoon, बेहोशी की अवस्था में होते हैं, तो यही होता है कि कॉन्शसनेस, ऐसी बात नहीं कॉन्शसनेस गायब हो जाती है, बल्कि कॉन्शसनेस उस विशिष्ट अंग को प्रभाषित नहीं करती, इल्यूमिनेट नहीं करती। वही होता है कि कॉन्शसनेस हमारी उंगली के नाखून में नहीं पहुंचती, तो नाखून मर जाता है और नेल कटर सब इसको काट देते हैं। अगर थोड़ा सा भी कच्चा नाखून कट गया तो उनको दर्द होता है, क्योंकि वहां कॉन्शसनेस है। जहां कॉन्शसनेस नहीं होगी वहां दर्द नहीं होगा तो महसूस नहीं होगा। और ये कॉन्शसनेस जो है, चूंकि शुरू से लेकर के अंत तक इसकी सत्ता अव्यवहित रूप से चलती रहती है, बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के, तो हम कॉन्शसनेस को ही परम सत्ता मानते हैं और ये सत्ता से भी ऊपर है। लेकिन सत्ता और कॉन्शसनेस को अलग अलग करके हम नहीं देख सकते। उनको लॉजिकली उनको अलग कर सकते हैं, कंसेप्चुअली उनको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली फिजिकली उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते। जब कुछ नहीं था, जिसको असत कहते हैं, वो असत भी सत्ता थी। असत का मतलब शून्य नहीं है, नथिंगनेस नहीं है, बल्कि कॉन्क्रीट सत्ता का अभाव है। माने वो जो दृष्टिगत पदार्थों का अभाव ही असत है। असत, कॉन्शसनेस असत है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। वो जिस पात्र में जाती है वही आकार ले लेती है। जैसे पानी आप जिस बर्तन में रखेंगे, पानी का वही आकार हो जाएगा। वो उसी ढंग से कॉन्शसनेस जो है, एक बालू के कण से लेकर के और मनुष्य तक, यहाँ तक कि देवता तक भी वही कॉन्शसनेस अपने को प्रस्फुटित करती है। और सत्ता तभी सत्ता है जब उसमें कॉन्शसनेस हो। अगर कॉन्शसनेस नहीं है तो सत्ता का कोई अस्तित्व नहीं है। अब ये कॉन्शसनेस, आप आदमी की साइकोलॉजी को समझिए। हम सेंसेशन हमारे अंदर होता है, परसेप्शन होता है, इमोशन होता है, लव, हेट्रेड, जेलसी, एंगर, सब, ये सब, इन सब में कॉन्शसनेस प्रकट होता है। एक इनमें से कोई भी कॉन्शसनेस नहीं है, लेकिन ये सब तभी है जब इनमें कॉन्शसनेस है। और तो इसलिए हम इनको कहते हैं कि जैसे इन्फरेंस है, रीजनिंग है, इमेजिनेशन है, डिसीजन मेकिंग है, ये सब जो है कॉन्शसनेस के इंडिविजुएशन है। ये शब्द हम यूज करते हैं। आप उसको प्रस्फुटीकरण या क्या नाम है, मैनिफेस्टेशन, प्रकाश कह सकते हैं। हम इसको व्यष्टियन कहते हैं। इंडिविजुएशन की हिंदी व्यष्टियन, माने कॉन्शसनेस एक व्यक्ति का रूप ले लेती है, सेंसेशन के रूप में। और ये आज के साइंटिस्ट भी मानते हैं। अभी कुछ दिन पहले बने, हम लोगों ने एक जगह से अटेंड किया, जहाँ की सेल साइंटिस्ट दिल्ली के, बॉम्बे के, बेंगलोर के, उन लोगों ने इनको दिखाया कि कैसे कॉन्शसनेस सब जगह इंटर करती है और ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाती है। ये ग्लास है, जैसे सुबह हमने कहा कि हम प्रत्यक्ष कैसे करते हैं कि ये ग्लास स्ट्राइक्स एट द पेरिफेरल एक्सट्रीमिटी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। ये गलत है। हमारे मनोविज्ञान में यही पढ़ाया जाता है हमको कि बाहर का स्टिमुलस रेटिना के बाहरी भाग में, जिसको सेंसरी नर्व कहते हैं, उनको स्ट्राइक करता है। मेरा सवाल है कैसे करेगा? ये ग्लास जो है ये तो खुद इनएक्टिव है,
ये कैसे चल के हमारी आंख तक आएगा? होता है उल्टा, माने हमारी आंख में जो चेतना कॉन्शसनेस है वो एक्टिव होती है। कॉन्शसनेस इज ऑलवेज गतिमान, वो चलायमान। ये प्रकृति और पुरुषा, पुरुषा इनएक्टिव, प्रकृति जो चलायमान है वो मूवमेंट में रहती है, और पुरुष को अपनी तरफ, ये मैग्नेट और लोहा, चुंबक और लोहा, अगर लोहा यहां रखा है, चुंबक उसके नजदीक गया तो लोहा नाचने लगता है, लोहा नाचने लगता है, और फिर और नजदीक गए चुंबक उसको खींच लेता है। तो यहां पर चुंबक में एक शक्ति है, इट हैज इनर एनर्जी। उस लोहे में वो एनर्जी नहीं है, लेकिन उसकी एनर्जी डॉर्मेंट है, प्रच्छन्न है, गुप्त है। और मैग्नेट में वही एनर्जी अपने क्या नाम उच्चतम रूप में है, जिससे उसको खींचती है। तो उसी ढंग से एक कॉन्शसनेस जो है हमारे रेटिना में, वो दौड़ती है, वो ग्लास के पास जाएगी, क्योंकि ग्लास इनर्ट है, लाइटलेस है। जो लाइटलेस है, जिसमें प्रस्फुटित एनर्जी नहीं है, वो चल नहीं सकती। ग्लास हमारी आंख तक नहीं आती, हमारी आंख ग्लास तक जाती है और उस कॉन्शसनेस को लेकर जाती है जो उसके गुण को बताती है, उसके रूप, रंग, साइज, इन सबको वो दर्शाती है। तो कॉन्शसनेस जो है, अब ये सेंसेशन और परसेप्शन हुआ, सेंसेशन परसेप्शन कॉन्शसनेस के ही प्रकटीकरण है, प्राकट्य है, व्यष्टीकरण है। इसी ढंग से इमेजिनेशन में, डिसीजन में, जब तक कॉन्शसनेस नहीं होगी तब तक आप डिसीजन नहीं ले सकते। आप दुविधा की स्थिति में होंगे, कल्पना में, फिलॉसफी में, सब जगह काफी विवाद है इस कॉन्शसनेस के बारे में। लॉक ने क्या कहा था? लॉक ने कहा कि माइंड इज टेबुलर रसा। माइंड इज टेबुलर रसा मतलब रिक्त ब्लैक बोर्ड है, खाली, जिस पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब माइंड में कुछ भी नहीं है। इट इज कॉल्ड मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट ऑफ माइंड और ब्रेन। ये भी आप समझ लीजिए कि माइंड नाम की कोई चीज नहीं होती वेस्टर्न साइकोलॉजी में। वहां क्या होता है? ब्रेन, ब्रेन होता है, और ब्रेन के तमाम सेंटर होते हैं, और ब्रेन फंक्शनिंग इज कॉल्ड माइंड। माइंड इज अ फंक्शन ऑफ ब्रेन। माइंड इज नॉट ए फैकल्टी, माइंड इज नॉट एन ऑर्गन बट एन एक्टिविटी। इसीलिए विलियम जेम्स ने क्या कहा है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। माइंड इज नथिंग बट ए फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। गंगा बहती रहती है, कॉन्शियसनेस कहीं रुकता नहीं। You cannot take your dip twice in the same consciousness. हेराक्लाइटस ने कहा था रियलिटी के बारे में, वो विलियम जेम्स की कॉन्शियसनेस के बारे में वही सही लागू होता है। कॉन्शियसनेस इज नेवर स्टैटिक, स्टेराइल, बट ऑलवेज डायनामिक, मूविंग, फ्लो। एंड इट इज हियर दैट योगा tells us to arrest that consciousness, to stop that flow of consciousness, to concentrate it, to take it on one object। इसी को योग कहते हैं। युज धातु से बना है योग। योग का मतलब वो पेट को अंदर बाहर करना ही नहीं है। योग का मतलब किसी दो चीजों को जोड़ना। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद के छठी बल्ली में शायद पंचकोश का सिद्धांत दिया है। पंचकोश, वो अन्नमय कोश को प्राणमय कोश से जोड़ दीजिए, दोनों में जो कॉन्शियसनेस व्याप्त है उनको जोड़ दीजिए, वही योग हो गया। फिर प्राणमय को मनोमय से जोड़ दीजिए, मनोमय को विज्ञानमय से जोड़िए, विज्ञानमय को आनंदमय से जोड़ दीजिए, योग है। कोई भी दो चीज आप अगर
हमारा लेक्चर ठीक से समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप योग कर रहे हैं, ऐसा मैं मानता हूं। अगर आपकी बॉडी यहां पर है और माइंड गंगा आरती पर है तो आप योग नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, तब आप गलत काम कर रहे हैं। न तो क्या नाम है, काशी की हुए न मक्का की, ये दुर्योग है, ये दुर्योग है। न काशी की हुए न मगध की। तो जहां रहिए वहीं रहिए, ये योग है। भोजन कर रहे हैं, पूरी कॉन्शियसनेस को भोजन में लगा दीजिए। वहां आप क्या करते हैं, सिकंदर और कोरस देखते हैं और क्या देखते हैं, टीवी चालू करते हैं। ये यूनिवर्सल फेनोमेना हो गया है कि जब खाना खाएंगे टीवी जरूर ऑन कर देंगे। फिर हम आते हैं कॉन्शियसनेस पर। तो कॉन्शियसनेस को अरेस्ट करना ये कोई मजाक चीज नहीं है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत प्रबल है। एक पर हम ध्यान लगाएंगे उंगली पर, दूसरी उंगली ध्यान में आ जाएगी, तीसरी आएगी, चौथी आ जाएगी। तो इसके लिए हमारे भारतीयों ने तमाम पद्धतियां बनाई हैं कि आप कॉन्शियसनेस को कैसे कंट्रोल करो, कंसेंट्रेट करो और कैसे इसके माध्यम से परम सत्ता का अनुभव करो। योग है पतंजलि का और सब है, इनका क्या नाम, विपश्यना है बौद्धों का, विपश्यना, जहां सिर्फ ये ओठ पर आने वाली जाने वाली सांसों का अनुभव कीजिए। आना पाना उनके यहाँ पहला स्टेप है, उसके बाद विपश्यना यहाँ पर अनुभव कीजिए। ऊपर के ओठ पर कैसे गर्म हवा निकल रही है और ठंडी हवा अंदर जा रही है। ये नाक जो है एयर कंडीशनर है, ये बॉडी को गर्म करती है और ठंडा भी करती है। और किसी भी गर्मी के समय अगर आपकी बॉडी को शीतल करना है, कॉन्शियसनेस को शीतल करना है, तो शिथिलीकरण, आप मालूम है ना, शिथिलीकरण या शीतलीकरण, जीभ को बाहर निकाले करके कॉन्शियसनेस प्योरिफिकेशन होता है। कॉन्शियसनेस गेट्स कंसेंट्रेटेड, यू फील फ्रेशनेस। ऐसी बहुत सी बातें हैं, हाउ यू कैन कंट्रोल योर बॉडी थ्रू कॉन्शियसनेस। तो अब लॉकिंग ने कहा कि टेम्परर ऐसा है, लेकिन वो भूल गया कि फिर ये जो बाहर की वस्तुएं हैं टेबल पर कुछ लिख नहीं सकती, ब्लैक बोर्ड पर। ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा जाता है वो अंदर की कॉन्शियसनेस ही लिखती है। वो इट इज स्टोर ऑफ एनर्जी, स्टोर ऑफ ऑल नॉलेज। रैशनलिस्ट ने इस पर बल दिया, डेकार्ट, स्पिनोजा, स्पेशली लाइबनिज ने फैंटास्टिक ऑन्टोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट अडॉप्ट करते हुए पूरा साइंस का फाउंडेशन डाल दिया। उसने कहा कि एवरी पार्टिकल ऑफ ह्यूमन डस्ट हैड एनर्जी और कॉन्शियसनेस एंड ही कॉल्ड इट मोनाड। मोनाड, चिदम, हिंदी में बोलते हैं चिदम। और ये चिदम विंडोलेस हैं, इनमें बाहर से कुछ नहीं आ सकता, अंदर से कुछ नहीं जा सकता। They are self-closed, but they have the potentiality of being anything. Monas monatum. Every monad has the potentiality of being monas monatum, king of monads. माने हाईएस्ट मोनाड वो बन सकता है, उसमें पोटेंशियलिटी है। यही बात अरिस्टोटल ने कही है कि जब उस कॉन्शियसनेस को हम शार्पन करेंगे तो हम किसी स्तर पर पहुंच सकते हैं। माने दो भाई हैं गांव में, एक भाई खाता पीता मजा करता है, बैल गाय ये सब देखता है। दूसरा भाई अपनी चेतना को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, माइंड को एक्सरसाइज देता है, शार्प करता है। वो स्कूल जाता है, टॉप करता है, फिर टॉप हर क्लास में टॉप करता है। वो किस इंडिविजुएशन लेवल पर पहुंचा, और दूसरा भाई जो है उसी लोवेस्ट इंडिविजुएशन पर पड़ा रहा।
तो by sharpening, accentuating your consciousness, you can go to any, you can become Vice Chancellor, you can become President of India, anything. All the, President India, Prime Minister, they are like you and me. But they have sharpened their consciousness in such a way that they have grasped universality in their particularity on the highest order. तो एक consciousness जो है, we have to distinguish between the function of consciousness and structure of consciousness. संघटनात्मक और संपादनात्मक पक्षों को हमको समझना है। कॉन्शियसनेस अपने को साधनों के माध्यम से प्रकट करके ज्ञान प्राप्त करती है। जैसे आंखों का प्रयोग करती है कॉन्शियसनेस, नाक का काम करती नहीं, पांचों इंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां तभी काम करेंगे जब उनमें कॉन्शियसनेस हो, चेतना हो। अगर चेतना न हो तो इंद्रियां काम नहीं करेंगी। और फिर इनके माध्यम से कॉन्शियसनेस परफॉर्म्स all the activities, acquisition of knowledge, ज्ञान की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, कुछ भी विद्या प्राप्ति, सब कुछ जो है वो कॉन्शियसनेस प्राप्त करती इन साधनों के माध्यम से। लेकिन फ्रॉम स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू इट इज लाइक ए ओशन, अनडिस्टर्ब्ड, अनपर्टर्ब्ड ओशन, जहाँ कोई वेव नहीं है, जहाँ कोई ओरिजिनल फॉर्म, क्रिस्टाइन नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज स्थिर। स्थिर का मतलब इट इज चलायमान बट अनडिस्टर्ब्ड। कॉन्शियसनेस इज नेवर स्टैटिक, ये डायनेमिक है। एंड हियर आई डू नॉट claim finality, but Prasthanatraya adopted this view of consciousness, which got distorted later, including in Advaita Vedanta. वेदांत प्रस्थानत्रय से हट गया है। सत्ता के विषय में भी, कॉन्शियसनेस के बारे में भी, आनंद के बारे में भी, और पूरा दिखाया। बहुत सी बातें अद्वैत वेदांत में हैं जो वेदांत में नहीं है, प्रस्थानत्रय में नहीं है। बहुत सी चीजें, और जो बाद में भी हिंदू धर्म में आए, बहुत सी चीजें वो वैदिक समाज में नहीं थी। जैसे मंदिर, वेदों के जमाने में वैदिक समाज में मंदिर मठ नहीं होते थे, वैदिक समाज में सन्यासी नहीं होते थे। संन्यास व्यवस्था आई शंकराचार्य के बाद। मोक्ष या मुक्ति जिस अर्थ में आज लिया जाता है, वेद के किसी भी श्लोक या ऋचा में नहीं है। हम इसी संसार को सत्य मानते हैं। स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं बिल्कुल झूठी हैं। स्वर्ग और नरक नहीं होते, यही संसार सब कुछ है। और चूंकि हम अल्बर्ट श्वाइट्जर, एक जर्मन फिलोसोफर है, उसने कहा है कि इंडियन फिलोसोफर्स फिलॉसफी इज पेसिमिस्टिक, निगेटिविस्टिक एंड स्केपिस्टिक। मतलब कि भारतीय दर्शन निषेधात्मक है, पलायनवादी है, निराशावादी है। क्यों कहा? अगर उसने प्रस्थानत्रय पर प्रकाश डाला होता तो उसको मिलता कि उसका पूरा स्टेटमेंट गलत है। ये हुआ तब जब पुराणों की प्रधानता आने लगी और अद्वैत वेदांत की प्रस्थापना हुई। वहां इसीलिए मध्वाचार्य ने उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहा। यही नहीं, सॉरी टू से, मध्वाचार्य से भी राक्षस। आप सोचिए कि क्या ये विश्व जो कॉन्शियसनेस से निकला है, कॉन्शियसनेस सतचित से, जो जिसका वो बेस्टियन है, वो मिथ्या हो सकता है? और मिथ्या और माया के शब्द जाल में इतना उलझा दिया अद्वैत वेदांत वालों ने कि आम हिंदू जनता भी कंफ्यूज हो गई। हमको
कोई भी बताए कि किस वेद में मोक्ष है, कौन सा श्लोक है जो कहता है कि हे भगवान हमको इस संसार से उठा लो। वेद तो कहते हैं सह नौ अवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। आइए हम सब लोग मिलकर भोजन करें, मिलकर के साथ रहें, मित्रता करें, समाज का संगठन करें। सर्वे सम नहीं आपको सब पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्, ये कैसे सब क्या कहते हैं वेद की ऋचाएं। ये संसार सत्य है, इस संसार के अलावा और कहीं कुछ भी नहीं है। मोक्ष का मतलब फिर क्या? मोक्ष का मतलब लिबरेशन फ्रॉम पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिसेंशंस, नैरो माइंडेडनेस, पैराकेलिज्म, इन सब से छुटकारा पा जाइए, आप मुक्त हो गए। आप अष्टावक्र को अपने मन में लाइए। अष्टावक्र क्या कहते हैं? Even desire for liberation is bondage. मोक्ष की इच्छा करना भी बाधक बंध कारक है। बस करना क्या है, फिर सब छोड़ दीजिए। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के डुअलिज्म को भूल जाइए। जो मिलता है खा लीजिए, नहीं मिलता है ऐसे सो जाइए। कपड़ा जो मिला पहन लिया, नहीं तो कहने मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस जो है ये विभिन्न रूपों में प्रकट करती है। और हमारे अद्वैत वेदांत में अब कॉन्शियसनेस का उन्होंने उपयोग किया। अद्वैत वेदांत में उन्होंने ये भी कहा ब्रह्म को कूटस्थ माना, और कूटस्थ का क्या अर्थ लगाया? सर्वोपरि और स्थिर। वो गलत। वेदांत में प्रस्थानत्रय में ब्रह्म को कूटस्थ कहा गया इस अर्थ में कि वो इंडिविजुएशन की सीढ़ी के सोपान पर सर्वोपरि है। उसका मतलब ये नहीं कि स्थिर है। हम कॉन्शियसनेस हमेशा डायनामिक है। एंड द रिलेशन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज द रिलेशन ऑफ पोटेंसी। यही एरिस्टोटल ने कहा था। अरस्तु ने कहा था कि एवरी फॉर्म इज every matter is potential form and form is actual matter। यही हमारे वेदांत में मिलता है। प्रस्थानत्रय में भी है कि कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज चेंजिंग, डायनामिक, लाइक व्हर्लपूल, और संसार चल रहा है, चलता रहेगा। तो और अद्वैत वेदांत में क्या हो गया कि वहां पर मतलब अब चाहे जो अर्थ लगाइए, और उसके कई मतलब इस अर्थ लगाए जाते हैं। माया, माया क्या मतलब हुआ? माया, जिससे मेजरमेंट, मां माने मेजर, जिससे मेजरमेंट किया जाता है, वो माया है। अद्वैत वेदांत में किया गया नासद रूपा नसद रूपा माया नैयो भयात्मिका सदसद व्याम अनिर्वाच्या मिथ्या भूता सनातनी। अरे क्या समझे इससे हम? All principles of deductive and inductive logic are flouted in this definition of Maya। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। मिथ्या के क्या मतलब है? जयतीर्थ का नाम आपने सुना होगा। द्वैत वेदांत में जयतीर्थ, व्यासतीर्थ, मध्वाचार्य के बाद और व्यासतीर्थ, भानुदास, ये विद्वान हुए लॉजिशियंस। इन्होंने मिथ्या के 7 अर्थ लगाए, 7 पॉसिबल मीनिंग्स ऑफ मिथ्या, और कहा है कि किसी भी एक अर्थ में दुनिया मिथ्या नहीं है। दुनिया मिथ्या नहीं। संसार जिस जगत में हम रहते हैं वो मिथ्या असत कैसे हो सकता है? और अगर ये संसार, ये जगत जिसमें हम रहते हैं उसी कॉन्शियसनेस या ब्रह्म का रूप है, तो अगर हम असत हैं तो ब्रह्म भी असत है। ये तो ईमान भूतानि जायन्ते, हम उसी से पैदा हुए हैं। याद रखिए, हम उससे बनाए नहीं गए, उसने हमको बनाया नहीं है, हम उससे पैदा हुए हैं, उससे निकले हैं। जैसे माँ के पेट से निकलते हैं, उसी ढंग से हम ब्रह्म से, कॉन्शियसनेस से, चेतना से निकले हैं। जब हम निकले तो असत्य कैसे हो सकते हैं? माया कैसे हो सकती है? मिथ्या कैसे हो सकता है? अब यथोन नाभि शीर्षते गृह्यते च पृथिव्याम मकड़ी जो है अपनी नाभि से जाला बुनती है
उसी जाले में रहती है, तो जाला असत्य कैसे हुआ? बहरहाल ये सब अलग चीज है। हमारा कहने मतलब सत्य जो है सत्य है और वो कॉन्शसनेस है, और कॉन्शसनेस हर कण में, जिसको हम लाइफनेस कहते हैं, उसमें भी वर्तमान है। जेसी बसु का क्रेस्कोग्राफ आपने सुना होगा। जेसी बोस क्रेस्कोग्राफ से सिद्ध किया पहली बार दुनिया में कि पेड़ों में भी संवेदना होती है, पौधों में भी संवेदना होती है, और माने वो भी रोते हैं, गाते हैं। एक बालकनी में एक जगह 2 गमले रखे हुए थे गुलाब के, दोनों थोड़ा जगह कम थी, तो मालकिन ने कहा कि एक गमला उठा के कहीं और रख दिया। दोनों गमले के पौधे सूखने लगे, तो दोनों को फिर से एक जगह किया गया, फिर से हरे भरे होने लगे। गुजरात में एक आम की बात है, जहां भैंस के आगे बीन बजाई जाती है और भैंस खूब दूध देती है। तो कैसे कॉन्शियसनेस को आप इस ढंग से प्रभावित कर सकते हैं? आम के पेड़ में फल लगते हैं वहां जहां लोग ज्यादा करके बैठते हैं, उसकी छाया लेते हैं और गाते हैं, गीत गाते हैं। गीतों का ये प्रभाव पड़ता है। अभी इन्होंने लोकगीत का किया, लोकगीत हो या मॉडर्न गीत हो या कोई भी हो, जो आपकी कॉन्शियसनेस को प्योर बनाए, शार्प करे, वो क्या नाम है, आपकी आत्मा को शांति देता है या आपके शरीर को शांति देता है, टेंशन दूर होता है, कॉन्शियसनेस रिकंसाइल्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, वो करिए है, उसको ज्ञान कहा जाता है। वो हमने बता दिया, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। और इस कॉन्शियसनेस को सबने अपने अपने अलग ढंग से, जैसे साइकोलॉजी में बिहेवियरिस्ट हैं, वाटसन का नाम आपने सुना होगा, जेबी वाटसन। और ऑल बिहेवियरिस्ट एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस इन मटेरियल टर्म्स। बिहेवियरिस्ट वो कहते हैं कि देयर इज नथिंग लाइक कॉन्शियसनेस, बिहेवियर इज कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम यह है कि इफ यू आइडेंटिफाई बिहेवियर विद कॉन्शियसनेस, many times we have consciousness of our behavior. Then instead of saying that I am conscious of my behavior, I should say I have behavior of my behavior. तो behavior का behavior तो आप नहीं कर सकते, behavior का वो consciousness में ला सकते हैं। तो behavior and consciousness cannot be identified. आपको मालूम है जेम्स और ये सब ने उन्होंने अटेंशन की थियरी में कहा था और कॉन्शियसनेस में कि आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं तो कॉन्शियसनेस में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। उल्टा कहा, जबकि पहले का सिद्धांत था जब कॉन्शियसनेस में चेंज होते हैं तो बॉडी में चेंज होते हैं। तो बिहेवियरिस्ट गिव इंपॉर्टेंस टू बॉडी, while spiritualists give importance to consciousness. Consciousness affects the body and not vice versa. Body cannot affect consciousness. बुद्धिज्म में भी पहले इसको संघात कहा गया, कॉन्शियसनेस को, कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड ऑल दैट। बट फाइनली जाकर के उन्होंने नागार्जुन वगैरह के संबंध में कॉन्शियसनेस को सुप्रीम सत्ता माना। न्याय और वेदांत में क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मन और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। इट इज डिफरेंसलेस and is beyond linguistic forms, logical principles and empirical categories. At practical level of consciousness, there are all kinds of differences, subject, object, duality, mutations, modes of consciousness. इन अद्वैतिज्म मनाते हैं, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन कॉन्शियसनेस जो है ये आलम्बन है, हमारे जितने भी नॉलेज हैं उन सब का सपोर्ट है, बेस है, ये समझना है। विदाउट कॉन्शियसनेस देयर कैन बी नो नॉलेज। सो ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस, मेंटल स्टेट्स, कॉग्निशंस, अफेक्शंस, डोनेशंस एंड इवन देयर एब्सेंस प्रीसपोज कॉन्शियसनेस, which empiricists, behaviorists, realists and idealists fail to grasp. All mental and physical phenomena have to be viewed as individuation of pure consciousness, which can only be conceived and never perceived. Consciousness force
individuates in various forms of material psychological phenomena like cognition, affection, connection, which collectively constitute mind and ever remains what it is in and through behind them. Purnamada, Purnamidam, Purnat, Purnamudachyate ityadi. Consciousness cannot be, nothing can be subtracted from consciousness. ओशन है, उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं? वो हमेशा पूरा रहता है. उसी ढंग से consciousness is always full. Even if you take out everything, consciousness remains as it was. Psychology में इसको बहुत से हुए हैं. Now I come to the conclusion that consciousness and reality are one and the same. Sat and Chit are one and the same, and both expressed at different level. There is a relation of potency between Sat and Chit. The Sat has a potentiality of obtaining consciousness to become individual. And ये चलता रहता है. It is a प्रक्रिया process. Thank you very much. पूरी जो प्रतिस्थापना थी वह अरविंद का नाम लिए बगैर वह अद्वैत वेदांत के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन केंद्र पर नहीं. वहां पर चैतन्य की विविध प्रतीतियों में आचार्य शंकर एक तरफ निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, एक तरफ सगुण ब्रह्म ईश्वर की बात करते हैं, वहीं बीच में साक्षी चैतन्य को ले आते हैं और वह साक्षात दृष्टि संज्ञायाम इस पाणिनि सूत्र से इन प्रत्यय लगाकर बनता है. भ्रमात्रे टीलोप प्रकृतिवत अनुकरणम इत्यादि अतिदेकों के बल पर. तो वहां पर फिर उसके डिवीजन पर जाते हैं, जीव साक्षी, ईश्वर साक्षी. तो वहां पर उस साक्षी को किस रूप में देखा जाए? एक तरफ निर्गुण साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च या अद्वितीयो देवो देवतन स्वभाव सर्व प्राणी वसति, इस तरह से लेते हैं, या फिर स्व संस्थान स्थित दीपो सर्वतो भाष्य था की स्थिति है, या पंचदशी में नित्यशाला दीपो स्थित भाष्य था, ऐसे आता है. तो इसको सर आप थोड़ा सा स्पष्ट करें कि इसमें वास्तविक रूप से क्या लिया जाए. और अगर वह शुद्ध सत है तो फिर ब्रह्मसूत्र के भाष्य में आता है कि लोकवत् लीला कैवल्यम या तदैच्छत बहुश्याम प्रजायेति एको अहम बहुश्याम. तो वह शुद्ध सत्य कहाँ रह जाता है? यह शुद्ध सत्य निर्गुण ब्रह्म के लिए था या यह सगुण ब्रह्म के लिए? असल में अरविंदो को हमने पढ़ा है, लेकिन कभी भी पूर्ण आत्मविश्वास के साथ हमने अरविंदो को नहीं पढ़ा है. वो कभी हमारे अध्ययन को नहीं रहे हैं. मैंने ये जो डेवलप किया है, जो हमारा विचार है, इसको ऑन्टोलॉजिकल दृष्टिकोण या वेस्टियन का दर्शन हम कहते हैं. ये इसका बीज डाला था BHU के इसके मैत्रा था. यहाँ इसके मैत्रा, तो उनकी फिलॉसफी को हमारे गुरु ने पढ़ा. मेरे गुरु बम्बई यूनिवर्सिटी, बम्बई से यहाँ आए BHU में, और यहाँ से D.Litt किया या D.Litt किया फिलॉसफी में, इसके मैत्रा के अंदर. तो उन्होंने आपके गुरु का क्या नाम था? ऐसे NV जोशी, उज्जैन के रहने वाले थे, लेकिन बॉम्बे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे. तो उनसे मैंने ये सब सीखा, मैं आपको बता रहा हूँ. और मैंने सब पढ़ा, सब स्टैंड पॉइंट पढ़ा, MA में, BA में, यहाँ वहाँ. जब हम PhD करने जाते हैं तो वहाँ हम तैरते नहीं नदी में, वहाँ हमको एक पकड़ना पड़ता है. ऐसी नहीं कि हम बोट में बैठ गए, हवा जिधर ले गई चले गए, लाइक शिप कि कहीं भी चले, ऐसा नहीं. जब आप PhD में जाएंगे तो एक धुरी को पकड़ना पड़ेगा. और हमने अपने गुरु से सीखा, काफी बहस. मैं तो सिंबॉलिक लॉजिक का टीचर था, स्टूडेंट था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, लॉजिक और एनालिटिक फिलॉसफी और बाद में उनके संपर्क में आने पर मैंने ये महसूस किया कि फिलॉसफी, रियल फिलॉसफी वो है जहाँ हम सत्ता की खोज करते हैं. लॉजिक वगैरह तो शुद्ध करना है, वो सब ठीक है,
तो मैं उस दृष्टिकोण से आश्वस्त हुआ और फिर मैंने इस पर लिखा ये किताब डियोंटोलॉजी। जो मैं बता रहा था इस सगुण और निर्गुण ब्रह्मन का, जो मैं ये कहता हूँ कि ओरिजिनल बीज जो है, ओरिजिनल बीज वो कुछ नहीं है। वो न तो क्या नाम है सगुण है न निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, कुछ नहीं। माँ के पेट में जिस दिन बच्चा आता है, माँ के पेट में जब बच्चा आता है क्या होता है? कुछ नहीं होता। लेकिन वो अपने को इंडिविजुएट करना शुरू करता है, क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। फिर धीरे 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 पूरा व्यक्ति आदमी बन जाता है। यही है इंडिविजुएशन की प्रक्रिया, वेस्टियन की प्रक्रिया। उसको कोई बनाता नहीं, इन्वायरमेंट नहीं बनाता, कुछ नहीं, अपने आप प्रस्फुटित करते करते एक पूरा व्यक्ति बन जाता है। और उसमें जो प्रच्छन्न है वो वही बनता है। आम का बीज अगर आपने डाला है तो बबूल उसमें नहीं पैदा होगा। और अगर माने हाथी का वो अलग है, घोड़े का अलग है, बकरी का अलग है, वो उनका है कॉन्शियसनेस, ऊर्जा, वो वही बनेगी जो उसमें प्रच्छन्न है। इसी को कहते हैं रिलेशन ऑफ पोटेंशियलिटी और पोटेंसी। देयर इज नो कॉजैलिटी। कारणता का सिद्धांत बिल्कुल गलत सिद्धांत है। ए कॉजेज बी, आज का साइंस भी इसको रिजेक्ट कर चुका है। इंस्टेड ऑफ सेइंग ए इज द कॉज ऑफ बी, आप कहिए बी इज द फंक्शन ऑफ ए। और मैं कहता हूं कि बी इज द एक्चुअल फॉर्म, realization of what is potential in A. B is the actualized form of A. अब मालूम नहीं किसने इसको कहा, मैं नहीं जानता। मैं इसको इस ढंग से डेवलप करता हूँ। धन्यवाद।